जी अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 13 और आज के लेक्चर में हम अपना चैप्टर नंबर 15 जो कि मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेट करता है, दूसरा लेक्चर हमारा चैप्टर 15 का। प्रीवियस लेक्चर में हमने बैंक्स को डिस्कस किया था, डिफाइन किया था फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी को, बैंक्स को, और कुछ टाइप्स देखी थी बैंक्स की, 4 डिफरेंट टाइप्स। कौन कौन सी? कमर्शियल बैंक्स, स्पेशलाइज्ड बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। इन 4 को हमने डिस्कस किया था। उसके बाद फिर फंक्शन ऑफ बैंक्स, कि बैंक का फंक्शन क्या होता है, कि बैंक लोन एक्सेप्ट करता है, आगे फिर दूसरों को लोन एडवांस करता है, यानी लोन देना और लोन लेना ये बैंक का काम होता है। और प्लस जाते जाते मैंने आपको डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट भी समझाया था कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, फिर उस डिस्काउंटिंग उसकी कैसे होती है। डिस्काउंट मीन के फ्यूचर वैल्यू को करंट वैल्यू पे लेकर आना या करंट डेट पे लेकर आना। दिस इज डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, के 3 महीने के बाद जो पेमेंट हमें मिलनी थी वो अगर आज पैसे हमें मिलते हैं तो कितने पैसे मिलेंगे, बाकायदा इसका फॉर्मूला अकाउंटिंग में आप सीखते हैं। तो वो डिस्काउंटिंग हमने की थी। और मैंने ये भी बताया था बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में, फर्दर आपको चैप्टर नंबर 29 में गाइड करूंगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। उसके बाद फिर हमने सेंट्रल बैंक को डिफाइन किया था। सेंट्रल बैंक क्या है? फर्स्ट, सेंट्रल बैंक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता लाइक अदर बैंक्स। इनका ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। और ये इसको कहा जाता है फादर ऑफ ऑल बैंकिंग सिस्टम, क्योंकि इसकी नज़र होती है बाकी बैंक्स भी, ये नहीं रेगुलेट होता है बाकी बैंक्स को, आप ये कह सकते हैं जी। इसके फंक्शन कौन कौन से थे? फंक्शन में हमने डिस्कस किया था सोल सप्लायर ऑफ करेंसी, बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू द बैंक्स, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। मेरे ख्याल है यही हमने डिस्कस किए थे। आज यहाँ से फिर शुरू करेंगे। पहले हम फंक्शन, सेंट्रल बैंक के फंक्शन को कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर हम मॉनेटरी पॉलिसी, जो हमारा इस चैप्टर का बड़ा टॉपिक है, ये भी देखेंगे और उस मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स देखेंगे। आपने इससे पहले एक पॉलिसी पढ़ी थी, फिस्कल पॉलिसी देखी है। फिस्कल पॉलिसी के भी टाइप्स थी और कुछ टूल्स भी थे। इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी के 2 टाइप्स पढ़ेंगे और फिर फर्दर उसके टूल्स भी पढ़ेंगे। फिर ऑब्जेक्टिव्स, मॉनेटरी पॉलिसी के कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और लिमिटेशंस के साथ मॉनेटरी पॉलिसी का जो बड़ा ये टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, ये कंप्लीट हो जाएगा। तो चलते हैं, पहले हम सेंट्रल बैंक के फंक्शंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद पर मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। ये मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ब्रीफली बताया था। ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है और सेंट्रल बैंक वाले इसमें क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं मनी सप्लाई को, क्योंकि मनी सप्लाई की वजह से भी हमारा एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो उसके लिए सेंट्रल बैंक की ये पॉलिसी है। और इसके टूल्स क्या होंगे? टूल्स से पहले टाइप्स सुन लें कि 2 टाइप्स होंगे। एक ये भी आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्शनरी एंड एक्सपेंशनरी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी कौन सी होगी? अब चूंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी जो है सेंट्रल बैंक की, ये मनी सप्लाई के साथ लिंक्ड है, तो मैं कॉन्ट्रैक्शनरी के लिखूंगा जिसमें मनी सप्लाई कम हो रही हो और इधर मनी सप्लाई ज्यादा। एक्सपेंशनरी है ना, एक्सपेंशनरी पॉलिसी तो वो होती है जो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए हो, कॉन्ट्रैक्शनरी एग्रीगेट डिमांड को कम करने के लिए हो। एग्रीगेट डिमांड और मनी सप्लाई के तो पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि मनी सप्लाई ज्यादा, लोगों की इनकम ज्यादा। तो जब लोगों की इनकम ज्यादा तो लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा, तो जीडीपी एग्रीगेट डिमांड भी मैं कह सकता हूं ज्यादा। तो फिर इसके हम कुछ टूल्स पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। अल्लाह करे ये ऑब्जेक्टिव्स वही चैप्टर नंबर 13 का लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 जो था, ये वाले लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो, अल्लाह करे वही वाले हो। फिर उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स, इन ऑब्जेक्टिव्स में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट है और कैसे कॉन्फ्लिक्ट है। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा ये होता है जो 2 चीज़ों में तजाद से मुराद यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल चैप्टर नंबर 13 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, और इस तरफ जो है दूसरी तरफ प्राइस स्टेबिलिटी। आप चाहते हैं प्राइस स्टेबिलिटी भी रहे। अब कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं कि आप इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, इकोनॉमी ग्रो करे, तो प्राइस आपकी स्टेबल नहीं रहेगी, प्राइस आपकी रिड्यूस हो जाएगी। तो इसकी स्टेबिलिटी या प्राइसेस बहुत जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर आप अचीव करना चाहें तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी प्राइस स्टेबिलिटी डिस्टर्ब होती है। अगर आप प्राइस स्टेबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल प्राइस स्टेबिलिटी है,
और गवर्नमेंट का एक ऑब्जेक्टिव जो है वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करना भी है। तो कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, अगर आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल को अचीव करना चाहते हैं तो आप प्राइस को स्टेबल नहीं रख सकते, दिस इज कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ऑब्जेक्टिव्स भी आज के हमारे इस लेक्चर का हिस्सा होंगे। उसके बाद फिर लिमिटेशंस, जहां पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, ये पॉलिसी एप्लीकेबल नहीं है, तो वो स्कोप से हटके बाकी जो बातें होंगी वो भी इस चैप्टर में हम डिस्कस कर रहे होंगे। चाहिए? अच्छा हाँ ले लो। तो ये हमारे आज के टॉपिक में होंगे, ये हम डिस्कस करेंगे। चलें जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलें जी, पहले चलते हैं जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था वो रिवाइज करेंगे। आपको पता है कि हमारी आदत है पहले चीज़ों को रिवाइज करते हैं, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट लेके चलेंगे। चलें जी, तो शुरू करते हैं। कल हमने यानी प्रीवियस लेक्चर में फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी को डिफाइन किया था। फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी क्या है? और फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसको हमने अंडरलाइन करके लिखा था बैंक, थ्रू विच सेवर्स कैन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंक थ्रू विच सेवर्स मीन्स के इंडिविजुअल, जो लोग सेव कर रहे थे इंडिविजुअल, ये वो इंडिविजुअल या हाउस होल्ड भी आप कह सकते हैं, कैन इनडायरेक्टली प्रोवाइड, इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कैसे? थ्रू बैंक के जरिए से वो क्या करते हैं? फंड ट्रांसफर करते हैं। किसको? टू बोरोअर्स। तो इस इंटरमीडिएरी की उसने एग्जांपल दी है, जैसे बैंक है, म्यूचुअल फंड्स है, पेंशन फंड्स है। देखिए मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लिखा हुआ है, सिर्फ बैंक नहीं, बैंक तो हमारी एक एग्जांपल है ना, बैंक हमारी एक एग्जांपल है, तो ये और भी एग्जांपल है। म्यूचुअल फंड्स भी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, पेंशन फंड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह है। लेकिन हमें ये क्या होता है सर और नहीं पता और जानना जरूरी नहीं है। बस ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, मींस के लोगों से पैसे लेते हैं और दूसरे लोगों को पैसे आगे फर्दर देते हैं, तो ये कहलाते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, और एक इंटरमीडिएरी का ये किरदार अदा करते हैं। उसके बाद बैंक को हमने डिफाइन किया था कि बैंक क्या होते हैं सर? बैंक इज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइसेंस बाय गवर्नमेंट, जिनका काम है लोन लेना और लोन देना। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है लाइसेंस बाय गवर्नमेंट विच एंगेज इन बोरिंग एंड लेंडिंग, मींस के रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम जनरल पब्लिक एंड गिव लोन टू अदर पर्सन्स। और आपको पता है कि ये जिनसे लोन लेते हैं उनको इंटरेस्ट पे करते हैं और जिनको लोन देते हैं उनसे इंटरेस्ट रिसीव करते हैं। अच्छा, डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो क्या कहलाता है? वो बैंक का प्रॉफिट होता है। हर बैंक जो है, हर बैंक ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और हर बैंक एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन भी है, यानी ये प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैठे हुए हैं। एक्सेप्ट सेंट्रल बैंक। अच्छा, बैंक के हमने कुछ टाइप्स पढ़ी थी, कमर्शियल बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंक। सर ये चारों कौन से होते हैं? ये कौन से बैंक होते हैं? कमर्शियल बैंक वो बैंक है, इसकी एग्जांपल देखिएगा, कमर्शियल बैंक्स, मेजर कमर्शियल बैंक इन पाकिस्तान आर SBL, NBP, मिजान बैंक, बैंक अल्फला, MCB, UBL और एलाइड बैंक लिमिटेड जो है। और भी बहुत सारे बैंक्स हो सकते हैं, जितने मुझे ज़हन में आ रहे थे मैंने सारे यहाँ पे लिखे हैं। तो ये वो बैंक हैं। अच्छा, इन बैंक का काम क्या होगा? ये इनका काम रिटेल बैंक भी है और होलसेल बैंक भी है। रिटेल बैंक से सर क्या मुराद है? रिटेल बैंक से क्या मुराद है? रिटेल बैंक कहते हैं विच टारगेट्स जनरल पब्लिक या इंडिविजुअल कस्टम, यानी जो आम लोगों को भी लोन उधार देता हो, या वहां पे लोग जाके अपना अकाउंट ओपन करवाते हैं, या कोई चीज अपने गिरवी रखवाते हैं और उधार लेते हैं, या अदर फाइनेंशियल सर्विसेज अगर उनको रिक्वायर्ड होती हैं तो वो भी देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को गारंटी चाहिए तो वो गारंटर के तौर पे भी ये काम करते हैं। होलसेल्स में कंपनीज जाती हैं, इंडिविजुअल्स नहीं जा सकते, इंडिविजुअल नहीं जा सकते। होलसेल बैंक में सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज जा सकती हैं। तो हर बैंक जो है वो किसी मखसूस तबके के लिए है सोसाइटी के। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल पब्लिक है, वो किधर जाएंगे? वो कमर्शियल बैंक में जा सकते हैं। कमर्शियल बैंक में तो सर दो बैंक्स होते हैं, दो टाइप्स उसकी फर्दर है, एक को हम कहते हैं रिटेल बैंक और दूसरे को होलसेल बैंक। तो रिटेल बैंक वाला जो है वो जनरल पब्लिक के लिए है, इंडिविजुअल कस्टमर के लिए है। लेकिन अगर कोई कंपनी है
तो वो रिटेल बैंक में नहीं जा सकती, वो होलसेल बैंक में जाएगी लोन लेने या अपना अकाउंट ओपन करवाने या इस तरह की किसी भी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। जबकि स्पेशलाइज जो बैंक है वो उसके नाम में ही उसका कॉन्सेप्ट है कि किसी स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी, जैसे कि एग्रीकल्चर है, हमारे फार्मर भाई, उनके लिए ये स्पेशलाइज्ड बैंक है कि वो जाके ज़राई तरक्याती बैंक, इसमें दूसरे लोग नहीं जाते और ना ही वो कमर्शियल बैंक में जाएंगे, वो सीधा ज़राई तरक्याती बैंक में आएंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव सिर्फ और सिर्फ अपने मेंबर्स को सपोर्ट करती है, इनके लिए इनको जो भी फाइनेंशियल सर्विस की ज़रूरत हो, इसके अलावा कोई बंदा इनके पास नहीं जा सकता। इन्वेस्टमेंट बैंक में जो न्यू एमर्जिंग कंपनीज होती हैं, जो सिक कंपनी होती हैं और जो जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सही ना हो, उनको उनके इन्वेस्टमेंट में यानी फंड रेजिंग में, कैपिटल रेजिंग में उनका हेल्प करती है ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स। फंक्शन क्या है सर इसके? रिसीविंग डिपॉजिट्स, एडवांसिंग लोन, डिपॉजिट्स को रिसीव करना, रिसीव के बदले क्या करते हैं, वो डिपॉजिट को रिसीव करते हैं तो इंटरेस्ट पे करना होता है, और इसी तरह उन्होंने एडवांस लोन करते हैं तो इंटरेस्ट को रिसीव करते हैं, और डिफरेंस का मैंने आपको बताया था, ये प्रॉफिट कहलाता है। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ है? ये कागज़ का टुकड़ा कि एक पार्टी ने दूसरे पार्टी के पैसे देने होते हैं तो वो पार्टी लिख के देती है, हाँ बिल्कुल जाओ फलां के पास और वो आपको ये पैसे दे देगा। जैसे ही आप ये कागज़ का टुकड़ा दिखाओगे, उसके एग्जैक्ट अगर वहाँ पे 3 महीने लिखे हुए तो 3 महीने के बाद, 2 महीने लिखे हुए तो 2 महीने के बाद आपको ये पैसे मिल जाएंगे। और हाँ, जब आपको 3 महीने बाद पैसे मिलने हैं तो आप 3 महीने अगर फॉर एग्जाम्पल इंतज़ार नहीं कर सकते तो यही कागज़ का टुकड़ा बैंक ले जाएं और बैंक वालों से कहें कि ये 3 महीने बाद जो मेरे पास पैसे आने हैं ये आप रख लो और मुझे आज पैसे दे देना, तो वो जो फ्यूचर वैल्यू को करंट वैल्यू पर लेकर आएंगे, दिस इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये 3 महीने के बाद पैसे जो आने हैं वो आप आज लेते हो तो दिस इज कॉल्ड, ये मैंने एग्जांपल दी थी, इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, और वो अपना कमीशन चार्ज करते हैं। इधर लिखा भी हुआ है, लेकर यही लिखा हूँ। बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ डॉक्यूमेंट इन विच buyers agree to pay seller an amount early after deducting his commission, पहले ही seller an amount on a future date. If seller needs money before maturity date, he can give it to a bank who will pay him amount early after deducting his commission. This is called discounting. इसको कहते हैं discounting of bill of exchange. फिर हमने सेंट्रल बैंक को डिफाइन किया था। सेंट्रल बैंक इज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन whose objective is to achieve economic sustainable economic growth of a country by controlling money supply through monetary policy. फंक्शन में था कि नोट्स इशुएंस है, सोल सप्लायर ऑफ करेंसी है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो इनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। बैंकर टू द बैंक्स यानी सेंट्रल बैंक्स बाकी कमर्शियल बैंक को भी उनकी फाइनेंशियल स्टॉक्स में मदद करता है और डिफिकल्ट टाइम में इनको काउंसलिंग सर्विस यानी कैसे आपने इसको लेके चलना है, आप कितने पैसे आप लोगों को दो, कितने आप अपने पास रखो, आपने कौन से कस्टमर को डील करना है, तो ये है, और आपका इंटरेस्ट रेट कितना होना चाहिए, दिस इज बैंकर टू द बैंक्स। और यही बैंक जब हर तरफ से जो है वो मायूस होता है तो उस उम्मीद की आखिरी किरण होती है कि वो सेंट्रल बैंक के पास जाता है और सेंट्रल बैंक वाले से कहता है कि अब हम मुश्किल में हैं, हमारी मदद करें। जिससे क्या होगा कि वो उनको पैसे देंगे या लोन देंगे। दिस ब्रिंग ग्रेटर लिक्विडिटी टू द सिस्टम एंड हेल्प्स प्रोटेक्ट डिपॉजिट। तो जिन लोगों ने इनके पास पैसा रखवाया होगा उनके जो डिपॉजिट्स हैं वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, यानी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा इससे इंशाल्लाह। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज रेट कंट्रोल। एक्सचेंज रेट सबसे पहले किसे कहते हैं? एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट कहते हैं, ये शायद पहले भी मैंने बताया था, प्राइस स्टेबिलिटी में ही आया था लफ्ज़ एक्सचेंज रेट का। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होनी चाहिए। $1 के बदले यानी $1 के बदले कितने पाकिस्तानी रुपीस बाहर जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड पर डॉलर कर लेता हूँ, पर डॉलर, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट को डिफाइन करते हैं कि ये एक्सप्रेसिंग फॉरेन करेंसी इन टर्म्स ऑफ लोकल करेंसी या लोकल करेंसी इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, ये भी कह सकते हैं आप। तो इसको हम नाम देते हैं एक्सचेंज रेट। अब एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होनी चाहिए, एक्सचेंज रेट कंट्रोल होना चाहिए। द सेंट्रल बैंक कैन कंट्रोल एक्सचेंज रेट बाय बाइंग एंड सेलिंग फॉरेन करेंसी।
अब ये कैसे कंट्रोल करते हैं? ये कभी खरीदते हैं, कभी बेचते हैं, कभी खरीदते हैं, कभी बेचते हैं, यानी कभी डॉलर की डिमांड को इंक्रीज करते हैं, कभी डॉलर की डिमांड को बढ़ाते हैं। तो इस तरह वो इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डिमांड है डॉलर, सप्लाई है, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम रुपीज 300। और अगर हम चाहते हैं, कि डिमांड ज़्यादा या कम हो, और इसी तरह फॉरेन करेंसी के बारे में, तो हम क्या कर सकते हैं? डिमांड या सप्लाई को चेंज कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं डिमांड को बढ़ाता हूँ, तो क्या होगा? प्राइस लेवल विल इंक्रीज। तो मनी सप्लाई को हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। हमने कंट्रोल करना हो करें, फिर इसको वापस बढ़ा इंक्रीज करना हो तो ऐसे कर सकते हैं, डिक्रीज करना हो तो नीचे ले आएंगे। इस तरह सेंट्रल बैंक वाले एक्सचेंज रेट को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्लियरिंग एजेंट फॉर बैंक। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्या आपको पता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास मीज़ान बैंक का चेक है, क्या एमसीबी बैंक में जाके कर सकता हूं ये चेक दिखा के? शाबाश, फिर से सवाल सुने। मेरे पास मीज़ान बैंक का चेक है, तो मैं एमसीबी जाता हूं, क्या मैं एमसीबी जाके पैसे विड्रॉ कर सकता हूं? मेरे पास चेक मीज़ान बैंक का है क्या, या मुझे सिर्फ मीज़ान बैंक ही जाना पड़ेगा? क्या मैं ये काम कर सकता हूं? यस, बिल्कुल मैं ऐसे कर सकता हूं कि मैं मीज़ान का चेक ले जाऊं एमसीबी के पास, एमसीबी वाले मुझे पैसे दे दें। मुझे बताएं, चेक किसका था? मीज़ान का। पे कौन कर रहा है? एमसीबी कर रहा है। कैसे पता उनको कि मीज़ान क्या, इस बंदे का मीज़ान में अकाउंट है और इसके बैंक में पैसे है कि नहीं? जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे मीज़ान बैंक का चेक है, वो क्या हम एमसीबी से विड्रॉ कर सकते हैं? तो इसका जवाब है कि यस, बिल्कुल हम एमसीबी जाके मीज़ान का जो चेक है वो इन कैश करवा सकते हैं। अच्छा, है मीज़ान का चेक एमसीबी में जा रहा है, तो मीज़ान को कैसे पता चलेगा कि इनका अकाउंट है कि नहीं? मीज़ान वाले क्या करेंगे, क्योंकि सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, इनका वो अकाउंट नंबर पंच करते हैं, तो जाके इनका पूरा अकाउंट डिटेल आ जाता है। अब ठीक है, ये तो चलो हो गया, ये तो बात समझ में आती है कि चलो पैसे ले लेंगे, लेकिन एमसीबी वाले मीज़ान से कैसे लेंगे? फिर एमसीबी वाले मीज़ान से कैसे लेते हैं, इसका प्रोसीजर सुने कि क्या होता है कि एमसीबी का एक एजेंट मीज़ान बैंक का, ये जाते हैं सेंट्रल बैंक में एक टेबल पर ये लोग बैठे होते हैं। इधर ये सेंट्रल बैंक वाले बैठे हुए, ये बैठा हुआ है मीज़ान वाला, और ये बैठा हुआ है एमसीबी वाला। एमसीबी वाला क्या करता है कि इनका चेक इधर रखता है, और सेंट्रल बैंक से कहता है सर ये चेक मुझे मीज़ान बैंक से क्लियर करवाएं। इन्हें कहें कि ये हमने इनके कस्टमर को पैसे दिए थे, वो अब कस्टमर्स के पैसे जो है वो हमें दे दें। तो सेंट्रल बैंक वाला ये चेक जो है ये क्लियर करवाता है। दिस इज कॉल्ड क्लियरिंग ऑफ चेक।
तो ये कौन करवा रहा है? मिजान का एक बंदा करवा रहा है, ये नहीं, सॉरी, ये सेंट्रल बैंक का बंदा करवा रहा है। तो सेंट्रल बैंक को इसीलिए कहा जाता है कि सेंट्रल बैंक क्या है? ये एजेंट है, क्लियरिंग एजेंट है। अगर इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन होती है इंटर बैंक्स, तो क्लियरिंग एजेंट फॉर बैंक्स, दूसरे बैंक्स के लिए अगर कोई चेक है तो वो भी क्लियर करवाता है। As all commercial banks have accounts with the central bank when undertaking transaction with each other, यानी बैंक्स आपस में जो ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, they do so within the central bank, तो सेंट्रल बैंक में करते हैं। reducing the necessity of transferring cash, यानी वो उनको ये नहीं होता कि मिजान बैंक वाले कुछ कैश लेके जा रहे हो और एमसीबी वालों को दे रहे हो, ऐसे नहीं होता। बस सारे बैंक्स का अकाउंट होगा सेंट्रल बैंक में, सेंट्रल बैंक वाले को ये देंगे, सेंट्रल बैंक वाले ऑटोमेटिकली कैश ट्रांसफर करवा देते हैं। और इसके बाद आखिरी कॉन्सेप्ट है हमारा इसका, यह है कस्टोडियन ऑफ मॉनेटरी रिजर्व, के सेंट्रल बैंक वाले एक्ट करते हैं एज अ कस्टोडियन, यानी जो मॉनेटरी रिजर्व हैं जैसे कि गोल्ड है या फॉरेन करेंसी है, ये सेंट्रल बैंक के इस कस्टडी में उनके कंट्रोल में होता है। बाकी कमर्शियल बैंक के पास ये हम नहीं रखवाते, ये सेंट्रल बैंक में ही आता है, सेंट्रल बैंक में पड़े होते हैं। तो ये थे फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक की तरफ, जो कि रिलेट करता है किससे? मॉनेटरी पॉलिसी से। मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स टूल्स, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट्स टूल्स। अगेन सबसे पहले हम मॉनेटरी पॉलिसी को डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर इसकी दो टाइप्स देखेंगे, फिर टूल्स की तरफ जाएंगे। फिस्कल पॉलिसी को भी हमने डिफाइन किया था कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है? एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करती है। कैसे? थ्रू गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी है यूजिंग वैरायटी ऑफ टूल्स। मॉनेटरी पॉलिसी इज टू इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट विद इन इकोनॉमी टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। किस लिए? अगेन वही बात लेके हुए, एग्रीगेट डिमांड को इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन इस बार कैसे? मनी सप्लाई के थ्रू। कैसे? मनी सप्लाई के थ्रू। एग्रीगेट गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेशन नहीं, बल्कि मनी सप्लाई को चेंज करके। ठीक है ना? मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी पॉलिसी, किसकी पॉलिसी है? सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक की पॉलिसी होती है। किसकी पॉलिसी है ये सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है। ऐसी पॉलिसी जिसमें गवर्नमेंट के, ये सेंट्रल बैंक क्या करता है? सेंट्रल बैंक वाले मनी सप्लाई को यानी क्रेडिट को इन्फ्लुएंस करते हैं। किस लिए? टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड को चेंज करने के लिए, इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए। अगेन मेरा वही सवाल कि एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना है, बात तो समझ आती है। डिक्रीज का मकसद क्या होगा? अगर तो कोई इन्फ्लेशनरी प्रेशर है तो उस सूरत में हमने एग्रीगेट डिमांड को कम करना होता है इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। अब ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर मनी सप्लाई की वजह से आया कैसा होगा कि जब मनी सप्लाई ज़्यादा तो लोगों की इनकम बढ़ जाती है। लोगों की इनकम ज़्यादा तो लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड भी ज़्यादा होगा, लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करेंगे और इन्वेस्टर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। तो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन चूँकि इसकी वजह से बढ़ गई, तो ये जो इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन है, मुझे बताएं क्या ये एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स नहीं थे? ये तो हमने डिटर्मिनेंट्स में पढ़ा था ना, एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से थे? C + I + G + X - M। और मैंने बताया था किसी भी कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड को आप इंक्रीज करेंगे तो एग्रीगेट डिमांड के साथ क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। एग्रीगेट डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो अगर इस वक्त ये डिमांड कर्व है, एग्रीगेट डिमांड, ये शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई है, तो क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड कर राइटवर्ड शिफ्ट होगा, कॉजिंग इंक्रीज इन सप्लाई। अब ये इनिशियल इक्विलिब्रियम था, ये E1 हो जाएगा, ये होगी हमारी प्राइस इंक्रीज। तो ये प्राइस में इजाफा जो है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना पड़ेगा, तब ही हम इन्फ्लेशन पे काबू पा सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ बात समझ आई? अच्छा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी एग्जैक्टली बिल्कुल इसके ऑपोजिट है।
एक्सपेंसरी, ये है टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. इट कैन बी आइदर एक्सपेंसरी पॉलिसी और कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी. एक्सपेंसरी मीन्स यूज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड. एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए ये पॉलिसी थी एक्सपेंसरी. एक्सपेंड का मतलब ही यही है ना, एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना. और अगर एग्रीगेट डिमांड को आपने कम करना हो तो दिस वुड बी कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी. कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ये आपके सामने है. ये फिस्कल पॉलिसी में भी सेम डायग्राम, मॉनेटरी पॉलिसी में भी सेम डायग्राम, कोई फर्क नहीं है. दो टाइप्स, ये उधर भी यही थी, इधर भी टाइप्स यही है. अब वक्त आ गया है इसके टूल्स को आइडेंटिफाई करने का, स्टडी करने का कि टूल्स क्या है. टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ये है टूल्स, ये कहलाते हैं टूल्स. टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं आप, या क्वालिटेटिव कुछ कंट्रोल्स भी आप कह सकते हैं. लेकिन यहाँ पे क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स लिखा हुआ है, पता नहीं क्वांटिटेटिव का मतलब क्या है, लेकिन चले देखते हैं, हम इंशाल्लाह बात समझ आ जाएगी. हम मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं मनी सप्लाई के जरिए. एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना हो, यानी कभी हमने एक्सपेंसरी पॉलिसी, हम चाहते हैं एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो, तो हमारी पॉलिसी कौन सी होगी, एक्सपेंशनरी पॉलिसी. अगर हम एग्रीगेट डिमांड को रिड्यूस करना चाहें तो हमारी पॉलिसी होगी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी. एक पॉलिसी एक्सपेंशनरी होगी, दूसरी पॉलिसी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होगी. अब ये जिसकी जरूरत हमें होगी वही काम हम करेंगे. अब एक्सपेंशनरी पॉलिसी हमें चाहिए, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी यूज होनी है, तो जिसकी जरूरत है हम वो देखेंगे. अब इसको डिस्कस करते हैं टूल्स को. नंबर 1, ओपन मार्केट ऑपरेशन. ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या मतलब है? ओपन मार्केट ऑपरेशन का अंडरलाइन करेंगे आप लिखें सेल या परचेज ऑफ टमाटर. टमाटर का सेल परचेज है ये. टमाटर की सर सेल परचेज, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन है. अब सुने, आप मुझे ये बताइएगा कि अगर मैं टमाटर खरीदता हूं, टमाटर यानी मैं परचेज कर रहा हूं, तो क्या होगा? टमाटर परचेज कर रहा हूं तो पैसे पे करने पड़ेंगे, पे करने हैं, पैसे पे करने पड़ेंगे ना. तो बताएं, जब मैं पैसे पे करूंगा, यानी सेंट्रल बैंक वाले जब पैसे पे करेंगे तो क्या होगा? मुल्क में मनी सप्लाई का इजाफा होगा कि नहीं होगा? मनी सप्लाई ज्यादा. तो जब मनी सप्लाई ज्यादा तो लोगों की इनकम भी ज्यादा. लोगों की इनकम ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा. तो मुझे बताएं, अगर आपने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? अगर आपने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो तो टमाटर परचेज करेंगे ताकि इकोनॉमी में पैसा चला जाए. अगर आपने इकोनॉमी को रिड्यूस यानी एग्रीगेट डिमांड को कम करना हो तो फिर उस सूरत में क्या करेंगे? आप ऐसा करेंगे कि जो टमाटर आपके पास थे उस टमाटर को आप सेल करेंगे. तो जब आप टमाटर सेल करेंगे तो पैसा आएगा. तो जब पैसा आएगा मार्केट में, यह है मार्केट की बात हो रही है, मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा? पैसा खत्म हो जाएगा ना. मार्केट से पैसा खत्म हो जाएगा. सारे पैसे अगर सेंट्रल बैंक के पास आ रहे हैं तो मार्केट में तो पैसे नहीं होंगे. बताएं, जब मार्केट में पैसे नहीं होंगे तो लोगों की इनकम क्या होगी? कम. लोगों की इनकम कम तो एग्रीगेट डिमांड भी कम. तो मुझे बच्चों ये बताएं कि अगर एग्रीगेट डिमांड को मैंने रिड्यूस करना हो तो मेरे पास कौन सी पॉलिसी है कि मैं क्या करूं? टमाटर बेच दूं. अगर मैंने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना है तो मैं क्या करूं?
टमाटर खरीद लूं, खरीद, क्योंकि मैं जब खरीदता हूं तो पैसे जाते हैं, पैसा मार्केट में जाएगा, उससे एग्रीगेट डिमांड विल इंक्रीज। लेकिन अगर मैंने एग्रीगेट डिमांड को कम करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टमाटर खरीदने पड़ेंगे। ये जो है ना ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये यही सेम कॉन्सेप्ट है, यही सेम कॉन्सेप्ट है। ओपन ऑपरेशन कहते हैं कि मार्केट में सेल परचेज करना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस द सेल एंड परचेज ऑफ टमाटर बाय द सेंट्रल बैंक इन द ओपन मार्केट। अब अगला जो पहले पैराग्राफ है वो आपको समझ आ जाएगा, वो आपको पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, अगर आपको ये वाली सारी कहानी समझ आ गई तो। इफ सेंट्रल बैंक वांट्स टू इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड, भाई हम एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, मुल्क में मनी सप्लाई को बढ़ाएंगे कम करेंगे, क्या करेंगे, बढ़ाएंगे कम करेंगे। अगर तो हम चाहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या हो, ज्यादा हो, तो एग्रीगेट डिमांड ज्यादा तो मनी सप्लाई मुझे बढ़ाना पड़ेगा। मनी सप्लाई कैसे बढ़ाऊंगा, मैं जब क्या करूंगा, यानी ये टमाटर खरीदूंगा, परचेज करूंगा तो पैसा मुल्क में जाएगा, इकोनॉमी में। इट विल बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम डीलर एंड कमर्शियल बैंक इन द मार्केट। और आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है वो है फॉरेन करेंसी यानी डॉलर या फिर गोल्ड। तो मैं फिर उस सूरत में गोल्ड खरीदूंगा। इन रिटर्न सेंट्रल बैंक पे देम व्हिच इंक्रीज द मनी सप्लाई इन अ मार्केट एंड as cash in hand of commercial bank increases their ability to create money increases since aggregate demand economy increase। अगर डिक्रीज करना हो तो बस इसको उल्टा दें, डिक्रीज करना हो तो इसको उल्टा दें, बस इतना ही आसान है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यानी टमाटर को, और ये आपको पता है कि गोल्ड है या फिर फॉरेन करेंसी है, इसको खरीदते या बेचते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन में। अगर तो हमने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो तो मनी सप्लाई ज्यादा होना चाहिए, मनी सप्लाई ज्यादा होगा, मनी सप्लाई ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा, मनी सप्लाई ज्यादा तो एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा, यानी लोगों की इनकम ज्यादा हो जाएगी और एग्रीगेट डिमांड भी ज्यादा। चले रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं कि रिजर्व रिक्वायरमेंट्स किसे कहते हैं। रिजर्व रिक्वायरमेंट है कितने पैसे अपने पास रखने हैं कमर्शियल बैंक ने। कमर्शियल बैंक ने लोग इनके पास पैसे जमा करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास जो है वो कोई बंदा आता है और वो पैसे जमा करवाता है, 1000 उसने मेरे पास जमा करवाया, ये बैंक है, बैंक में के पास जमा करवाता है। बैंक वाले इसका 30% अपने पास रखते हैं, 70% इकोनॉमी में देते हैं। इसको ये 30% अपने पास रखा, दिस इज कॉल्ड रिजर्व रिक्वायरमेंट RR, और ये अगले बैंक में चला गया या बंदे के पास चला गया। मुझे आप बता सकते हैं कि इकोनॉमी में पैसे कितने परसेंट जा रहे हैं, 70%। मीन्स के 1000 में 700 जो है वो इकोनॉमी में चला गया और 300 क्या हो गया, बैंक वाले ने अपने पास रखा, सेव कर लिया, बैंक वाले ने सेव कर लिया पैसे अपने पास। तो मुझे ये बताएं कि अगर हमने मनी सप्लाई को बढ़ाना हो तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे नेक्स्ट बैंक में ट्रांसफर करवाने पड़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम करेंगे। अभी तक हम 30% अपने पास रख रहे थे ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसा करेंगे कि 20% सिर्फ अपने पास रखेंगे, बाकी 80% जो है वो नेक्स्ट बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इस तरह हमारा 800 क्या हो जाएगा, उसमें जाएगा मनी सप्लाई में और 200 रिजर्व रहेगा। तो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना हो तो रिजर्व रिक्वायरमेंट को
कम करना पड़ेगा, रिजर्व रिक्वायरमेंट को कम करना। अगर हमने एग्रीगेट डिमांड को कम करना हो तो फिर रिजर्व रिक्वायरमेंट को बढ़ा देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बैंक अपने पास रख सके। ठीक है, आप पढ़े। On direction of central bank, commercial bank have to keep a certain percentage of their deposits as reserve. अगर तो if central bank wants to increase aggregate demand, it will decrease the reserve ratio which is required to be kept by commercial bank. If this reserve is decreased, commercial bank will have more money to increase and level of loans that will give up to public. क्रेडिट मल्टीप्लायर छोड़ें, नेक्स्ट इसके बाद आखिरी लाइन है, मनी सप्लाई विल इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड विल आल्सो इंक्रीजेस इन इकोनॉमी, इससे ये भी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ गई। ये दूसरा टूल था हमारा। दो टूल्स हमने पढ़े, कौन कौन से? पहला ओपन मार्केट ऑपरेशन, दूसरा शाबाश ओपन मार्केट ऑपरेशन, और दूसरा रिजर्व रिक्वायरमेंट। नंबर थर्ड है डिस्काउंट रेट। डिस्काउंट रेट पॉज कीजिए।